जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शायर की राजस्थान जी की बात। संडे तो सब रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा कहते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि वो क्षमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। क्या है मोटिवेशनल कोट? कि वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो देखो, आस्तिक बनना अच्छी बात है मेरे हिसाब से, तो है ना। जब आप आस्तिक बनते हो तो ऐसा लगता है कोई है आपके पीछे। क्योंकि आप देखो, इस संसार में किसी से भी प्यार करोगे, माँ बाप से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, जब उनका बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड प्यार करोगे ना, तो वो कुछ रिएक्ट करेंगे, उनके चेहरे पर भाव आएगा कुछ प्राउड वाला है, फिर तो वो आपको खलेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो अनन्य प्यार सिर्फ वहाँ हो सकता है जो सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो। आप जब दूर रहते तो कितना प्यार आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, क्योंकि वो उस समय उस प्यार को महसूस करके गर्व नहीं कर सकता अपने आप पर। छोटे बच्चों पर कितना प्यार आता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप उनसे इतना प्यार कर रहे हैं। जब सामने वाले को पता नहीं चलता है ना, तब हम और प्यार लौटाते हैं उस पर। और ऐसा मटेरियल दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये फील होगा, अनन्य प्यार सिर्फ वही हो सकता है जहाँ सामने वाला बिल्कुल न्यूट्रल रहे, हम ही लुटाए जाए बस। और आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी अगर आप एक मूर्ति को बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो ये है, देखो अभी ऐसा लग रहा है कि क्या पागल जैसी बात है कि इंसान को छोड़ के मूर्ति से प्यार करें, लेकिन सच में इंसान से ज़्यादा आपको मूर्ति अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि इंसान में वो सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं देखना चाहते। लेकिन निर्जीव चीज़ें नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ फिर भी वो मूर्ति ऐसा रिएक्ट नहीं करेगी। आप सब कुछ करिए उसके लिए, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, जो भी आप नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो उसको करें। उसको खिलाना पिलाना, उसके खाने के बाद खाना, सब करिए। आप कितने ही सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन आपके सब कॉन्शियस में चला जाएगा कि इसमें नहीं, इसमें जाने कुछ गिरेगा ना आपके हाथों से, या फिर कुछ भी ऐसा होगा तो आपको लगेगा नहीं यार ये देख रहा है या देख रही है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी भगवान, मतलब ये देख रहे हैं ऐसा लगेगा आपको, ये मूर्ति देख रही है ऐसा लगेगा आपको, लगने लगेगा। और कितना बढ़िया है ना, किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक मूर्ति को ले लो, पूजने लग जाओ बस। खाली पूजना नहीं, सब कुछ वैसे ही ट्रीट करो, नहलाना धुलाना, थोड़ा सा समय निकाल के करो। सच में ये और मज़ेदार चीज़ है। अगर आपको ऐसे समझ लिया तो नहीं भगवान होते, तो ऐसे समझ लो, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो प्यार पाना इतना मज़ेदार नहीं है, सच बताऊँ तो। लोगों को भाषण देने लग जाऊँगी यार मैं। वापिस से दोहराती हूँ, प्यार लुटाना बहुत बढ़िया चीज़ है। तो क्या था कि वो क्षमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। शुरू करते हैं। हमने ना घर्षण बल से जो जन्म तक पढ़ना है, यहाँ से लगाना, यहाँ तक पढ़ना है। ये हम एक सप्ताह में पढ़ चुकी, पता है। तो आपको मैं रिवाइज करवाऊंगी आज रिविजन करेंगे यहाँ पर। बस 2 6 हमको ये सारा रिवाइज करना है। यहाँ से लगा कर दिया था, यहाँ से लगा कर ये जो यहाँ तक लाइन बाय लाइन आज के दिन में हमको पूरा रिवाइज करना है, लाइन बाय लाइन। फिर आपको फेस टू फेस मिलकर मुझे पढ़ाना भी है। तो इसमें कितने कोट लगेंगे? एक बार में अपन 20 मिनट रह रहे हैं, तो एक बार में अपन 4 पेज तो पढ़ ही सकते हैं 20 मिनट है तो। ठीक है,
कितने पेज है गिनो। तो अपनी स्ट्रेटेजी ये रहेगी अपन एक बार में 4 पेज पढ़ेंगे इस तरीके से 20 मिनट्स में एक बार में ये 4 पेज पढ़ेंगे, है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने स्लॉट लगेंगे अपने, जितने भी लगे देखते हैं कितने लगेंगे। और है ना, बल को छोड़ दो, हम पढ़ेंगे यहाँ से प्रकाश से, ठीक है। तो कितने स्लॉट लगेंगे देखो, ये लगेंगे अपने 1 2, देन 2 के बाद अपना 3, है ना, देन 4, देन 4। क्या हो रहा है यार, ये अब सदो भी आ रहे हैं इसमें, एक मिनट। वन, एक मिनट, 1 1 ओके, 2, देन 3, देन 4 ओके, देन 5 ओके, देन 5 एंड हाफ स्लॉट लगेगा हमको यहाँ तक कवर करने में, 6 to 4 तक कवर करने में, ठीक है। तो दिख रहा है ना आपको बढ़िया से। एक मिनट, शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्या, या टॉर्च ऑफ कर दे, दिख जाएगा ना। तो पढ़ना शुरू करते हैं, 2 पेज पढ़ेंगे यहाँ तक, सिर्फ रीड करेंगे, रीडिंग मारेंगे, ठीक है। प्रकाश, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित ऊर्जा का वह प्रकार जो 400 और 700 दृश्य प्रकार तरंगे है, इसी को प्रकाश कहते हैं। देन प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित किरणें वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों लग जाती है, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। इन विकरणों को प्रकाश कहा जाता है। इससे संबंधित विज्ञान प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशीय स्रोत, प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, पारदर्शक है, अर्धपारदर्शक है और अपारदर्शक है। प्रकाश की जो प्रकृति है, तो इसके अनुसार प्रकाश कुछ खास नहीं है ना। इसके अनुसार प्रकाश कभी कण तो कभी तरंग प्रकृति दर्शाता है, अर्थात दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या तरंग प्रकृति के द्वारा, और प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या कण प्रकृति के द्वारा की जाती है। तरंग प्रकृति को दर्शाने के दौरान प्रकाश की कणी या फोटोन प्रकृति अप्रभावी हो जाती है। वह जब प्रकाश फोटोन की भांति व्यवहार करता है तो तरंग प्रकृति अप्रभावी हो जाती है। प्रकाश कणी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस ने दिया। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत यंग ने दिया। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। और प्रकाश क्वांटम होता है जो कि छोटे छोटे ऊर्जा बंडल में आता है जिन्हें फोटोन कहते हैं, और क्वांटलाइज्ड ऊर्जा की परिकल्पना प्रकाश की कड़ी प्रकृति का प्रमाण देता है। इस प्रकार प्रकाश एक तरंग भी और एक कण भी, इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन। तो किसी बल को अधिक गर्म करने पर वह ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, अति तप्त लोहे की छड़ इत्यादि। सूर्य प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय विकिरणों का अंतिम व आदि स्रोत है, जिससे पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त किरणें इत्यादि उत्सर्जित होती है। प्रकाश के गुण है, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रकाश गुण। तो प्रकाश के सरल रेखा में गति करने के कारण सूर्य व चंद्रग्रहण जैसे भौगोलिक परिघटनाएं भी, और इस कारण प्रकाश कण व तरंग, इस कारण इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की चाल व तरंग देने में परिवर्तन, परंतु उसकी प्रकृति अपरिवर्तित होती है।
और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड है। तो निर्वात में 3 इंटू 10⁸ होती है, कांच में 2 इंटू 10⁸ हो जाती है, जल में 2 मतलब 2.25 इंटू 10⁸, और रॉक सॉल्ट में 1.96 इंटू 10⁸। देखो सब पीछे तो 10⁸ ही आएगा। कार्बन का तेल में और 2.0 इंटू 10⁸। देन नायलॉन में 1.96 इंटू 10⁸। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम इसी को कंप्लीट करेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तो पहुंचने में 8 मिनट 90 सेकंड अर्थात 499 सेकंड का समय लेता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश। नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रकाश का परावर्तन। तो किसी वस्तु या अवरोधक से प्रकाश किरणों के टकराकर वापस मुड़ने की घटना को परिवर्तन कहते हैं, को परावर्तन कहते हैं। देन जिस सतह पर प्रकाश आपतित होता है वह सतह जितनी चिकनी पोलीदार व घनी होगी, प्रकाश का उतना ही अधिक भाग परावर्तित होगा। देन परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन नियम 2 है। एक तो आपतित किरण आपतित बिंदु व अभिलंब आपतित किरण आपतन बिंदु पर और अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में बने होते हैं। कुल मिला के आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब ये सब एक ही तल में बने होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। आपतित किरण सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु वह बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है। देन अभिलंब आपतन बिंदु से सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे परावर्तित किरण। देखो हमारे पास कितना समय है, थोड़ा समय हमने बातों में ले लिया। हमारे पास है ना 10 मिनट हो गए, हमको यहाँ तक पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। 2 पेज ये और 2 पेज ये, तो आपको फटाफट पढ़ाना होगा। ठीक है, तो फटाफट से देखो। प्रतिदिन क्या होता है, किसी थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ना है ना। किसी स्रोत से कितना समय अपने पास कुल मिला के इसके लिए अपन कम से कम इसके लिए अपन 7 मिनट रिजर्व रखेंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट पूरे कर लेते हैं, फटाफट से लेते हैं। वैसे कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरण परावर्तन, यहाँ तक प्रकाशीय किरणें परावर्तित आवर्तन के प्रकाश बिंदु पर टकराती है अथवा काटे प्रतिरोध प्रतिबिंब लेते हैं। जिनकी प्रकाश होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो फटाफट से देखो इसका परिभाषा। किसी बिंदु से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है, और वास्तव में नहीं मिलती है वास्तविक जो बिंब होता है वो सदैव अब वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा सदैव उल्टा बनता है, जैसे सीमा पर दर्पण बना करते हैं। आवश्यक किसी बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जबकि अन्य बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा बिंदु पहले बिंदु का आपसी प्रतिबिंब कहलाता है। ये सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है परावर्तन के दिन जो में उदाहरण है वस्तुओं का दिखाई देना, प्रतिबिंब करना। नेक्स्ट प्रकाश का अपवर्तन पड़ेगा, यहाँ से लगा करके जो यहाँ तक फिर प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा, यहाँ से लगा यहाँ तक अपवर्तन पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर उसकी गति कम हो जाती है तथा सघन से विरल जाने पर उसकी गति बढ़ जाती है, वह विलंब से दूर बढ़ जाती है। परंतु यदि उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ गति में परिवर्तन होता है, अतः अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यम से प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। इस क्रिया में प्रकाश की चाल तरंग तो स्थिरता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, थोड़ा सा और इसी से जुड़ा हुआ कि अपवर्तन के नियम में तो आपतित किरण अपवर्तन में आपतित किरण तीनों ये तो पढ़ लिया ना। देखो ये पढ़ो, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात यह स्नेल का नियम कहलाता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ से लगा न्याय करता है। प्रकाश किरण के निर्वात से अन्य माध्यम में जाने पर आपतन कोण की जा परावर्तन कोण की जा के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तरंग के बढ़ने पर अपवर्तन का मान बढ़ जाता है और ताप में वृद्धि करने पर अपवर्तनांक घटता है। यद्यपि यह परिवर्तन बहुत कम होता है, परिवर्तन बहुत कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो वायु में प्रकाश की चाल है, देन कांच में प्रकाश की चाल है। देन पदार्थ है अपवर्तनांक वायु में कितना होता है? इतना होता है। ओजोन में कितना 130, एल्कोहल में कितना 136, केरोसिन में कितना 14, टाइम का तेल में कितना 14, ग्लिसरीन में कितना 147, बर्फ में कितना 1.31 है, कांच में कितना होता है, ब्राउन कांच में कितना होता है 1.52 है, फ्लिंट कांच में कितना 1.67, सैंडल में कितना 1.54 है, मानिक में कितना 1.76 है, कितना होता है 2.4। हमने पढ़ लिया, इसे क्या याद रहेगा कि मेरे को एक हाँ हमको पढ़ना था, हमने क्या कहा सिर्फ रीडिंग करनी। अब आगे जो कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक और सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तन का व्युत्क्रम या उल्टा होता है। जैसे कि कांच जल के अपेक्षा सघन होता है, उससे सूत्र हो जाए। ठीक है, अब यहाँ हमको पढ़ना है कितना समय अपने पास, जितना भी समय उसमें 6 मिनट बचे, तो यहाँ तक कवर करना है बराबर से देखिए। तो सघन माध्यम में इसे 3 मिनट इसके लिए 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है, जितना भी बस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर उसकी आवासीय गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। वस्तु की गहराई, आवासीय गहराई तथा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध होता है। वस्तु की वास्तविक गहराई U बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आवासीय गहराई। अपवर्तन के नियम उदाहरण क्या है? सूर्य का सूर्योदय
से कुछ समय पहले वह सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देना, और जल से भरे हुए बर्तन का पेंदा वास्तविक तरह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तारों का टिमट होना और आग के उस पार की वस्तु झिलमिलाती हुई नजर आती है। ठीक है, ये हो गया। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वही अपने बेनिया पिनाला, ये कुछ खास नहीं, जो खास कर ऊपर है। ये देखो, ये क्रम है उसका। तो ये श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब बैंगनी का देखो, हमने याद कैसे करा था इसको कि यहाँ हमको 3 से 4 और यहाँ 6 से 7, बाकी में आपको 4 4 5 7 ध्यान रखना पड़ेगा। 4 4 4 4 और 5 5 ऐसे बैंगनी यहाँ पिनाला कलर जो लोगे, और ये एग्जैक्ट नहीं है ना, एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया। अब ये प्रकाश की लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल से बैंगनी की तरफ बढ़ने में पड़ता है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यद्यपि इन रंगों की तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में उनकी चाल 3 × 10⁸ होती है। या तो कुछ नहीं, प्राथमिक निर्देश कहता है यह अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 1 बार हो तो बनने वाला निर्देश प्राथमिक निर्देश कहता है। ये चमकीला छोटा होता है और लाल रंग बाहर की ओर, बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। यह अपवर्तन, जब अपवर्तन 2 बार हो और परावर्तन 2 बार तो द्वितीय केंद्र धनुष बनता है। यह धुंधला और रुपये बड़ा होता है। लाल रंग अंदर की ओर और बैंगनी रंग बाहर की होता है। ये बेसिक परिवर्तन। वर्षा के होने के पश्चात विभिन्न स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण के कारण आकाश में कुछ आकृति दिखाई देती है। कुछ नहीं समझ नहीं आएगा, ज्यादा पड़ेगी तो। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम का अभाव जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इसके मध्य के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसके दोनों पृष्ठों को मिलाने वाले को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो कुछ है आप 3 मिनट। अब अपने पास 20 देखो 4 मिनट इस पेज के लिए 4 मिनट फटाफट से देखते क्या है। दर्पण क्या होता है? कांच का हिस्सा। देखो फटाफट से रीड करें अपन, वो तो जो हमने पढ़ा है सारी चीजें अच्छे समझ आए, क्योंकि फोकस करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी को अच्छे से फोकस होकर पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं दर्पण क्या है। तो कांच का यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमको दर्पण ही पढ़ना है। दर्पण से समतल दर्पण फिर गोली दर्पण। तो कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है, और एक उत्तल दर्पण पर प्रकाश आपतित करने पर उसमें अधिकतम प्रकाश परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण और गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ये उत्तल होता है। सतल दर्पण क्या होता है? सतल दर्पण कांच की एक समान मोटाई की चिकनी पट्टी की एक तरफ किसी चमकीले धातु जैसे पारा चांदी का लेप करके, और बस समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब उनके होता है। किसी बिंदु से चलने वाली किरण को परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से वास्तविक आती हुई प्रतीत होती है वहाँ आभासी प्रतिबिंब से प्रतीत होगी तो आभासी हो जाएगा। और पार्श्व उत्क्रमण का अर्थ है किनारे का बदल जाना। और यदि कोई व्यक्ति एम्बुलेंस में देखो इस तरीके से दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है? दाएं का बाएं दिखाई देता है, इसी को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं शायद। उस बाद यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए सिर्फ कोण को θ कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित कोण 2θ से घूम जाएगा। कुछ ऐसा है ना। यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष गति करती है तो प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष 2 गुनी चाल से गति करता है। ओके, और यदि 2 समतल दर्पण θ कोण पर झुके हुए तो उनके द्वारा उनके मध्य कितने कोण बन रहे हैं, इसको प्रतिबिंब उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये कैसे याद करोगे? तो 360/θ ये सूत्र लगाओगे, और 360/θ का मान सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या ऐसे याद करोगे। अगर सम है तो, विषम है तो ऐसे याद करोगे। थोड़ा सा रिवर्स है ना, ऐसा लग रहा है कि रिवर्स, क्योंकि एक सम नहीं एक विषम, लेकिन सूत्र में समझ गए ना। समतल दर्पण उपयोग क्या है? समतल दर्पण का उपयोग आईना तथा बहुदर्शी तथा परिदर्शी होता है। गोली दर्पण और दर्पण जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोल का भाग होती है और गोलाकार सतह से निर्मित किया जाता है। इसे कांच के एक टुकड़े पर सिल्वर का लेप करके निर्मित किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसकी बाहर से उपयोग होती है, ये वाला उत्तल दर्पण। ठीक है, और आंतरिक लेपन वगैरह ठीक है। अनुप्रयोग स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग होता है, स्कूटर में होता है इसका, है ना, स्कूटर ये सब। उसका अवतल दर्पण क्या होता है? इसकी धसी हुई होती है अंदर की तरफ। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? सर्च लाइट में होता है, कॉलर में, शोर कूलर में होता है, शेविंग में होता है, और परावर्तक दूरबीन में होता है। बस खत्म करें। तो ये हमने क्या कहा था कि बेटा बेटी सा दिखा ना, कि सर्च लाइट वाहनों के लिए हेडलाइट में, ये वाहन वापस आ गया। और सोलर कुकर में माँ सब्जी बनाती है, जैसे उन्होंने मतलब ये चीज बनाई थी। दूरबीन है, शेविंग पिताजी करते हैं, दूरबीन का काम बच्चा करता है ना। ऐसे 2 डॉक्टर आया था कि यहाँ डॉक्टर का बच्चे और माता पिता से। अब गोली दर्पण से परिभाषा क्या है? ये तो समझ नहीं आएगी, पढ़ लेंगे। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण से किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर एक शब्द कनेक्ट करो, एक शब्द से जोड़ो खाली, अभिलंब के रूप में होती है। वक्रता तो गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोले दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है। मुख्य अक्ष होता है गोले दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अक्ष कहलाती है। परंतु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। 2 पॉइंट को मिलाती है, उसी को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस और गोली सिर्फ पढ़ना है, अभी हमको याद नहीं करना है। फोकस जो है वो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया इसमें कुछ। तो ये था पूरा सेशन। कुछ बातें समझिए, मतलब रीड करा है, रीडिंग करिए, लेकिन समझ के साथ करिए। तो अभी अगर आए ना तो आप इनको टैकल कर पाओगे अगले दिन से क्वेश्चन बनने तो। ठीक है, 2-3 बार वो पढ़ेगी तो। ये था पहला सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।
जी फ्रेंड्स, तो अब हम अपना सेकेंड स्लोप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया था ना। ये दोनों पेज पढ़ेंगे, ये दोनों पेज पढ़ेंगे और ये दोनों पेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सिर्फ रीड करना है, सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? सिर्फ रीडिंग करनी है। ओके, तो अथवा जिस बिंदु से आपको क्या अपसरित या आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का फोकस करना है। नेक्स्ट है फोकस दूरी क्या होती है? तो गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ओके, चित्र F बराबर PF। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो फोकस दूरी F इज इक्वल टू त्रिज्या अपॉन 2। नेक्स्ट देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो रेखा आरेख है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है और प्रतिबिंब, सिर्फ रीडिंग करनी, बाकी सारी बातें प्रतिबिंब से जुड़ी। ठीक है, ये अपने स्थिति, आकार, प्रकृति वगैरह। तो अनंत पर रहेगा, ये अनंत पर रहेगा। फोकस पर दर्पणों के पीछे अतिरिक्त छोटा बिंदु के आकार का आभासी तथा सीधा। देन अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के पीछे तो सेम है बिल्कुल, पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे सेम है बिल्कुल। ठीक है, छोटा छोटा सेम है, आभासी सीधा आभासी सीधा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहला वस्तु की स्थिति, उसके बाद सब कुछ प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, सब कुछ प्रतिबिंब से जुड़ा किरण आरेख बताने का। अगर अनंत पर होगा तो इसको तो हमने सिर्फ याद करा था, जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो एक रीजन लेंगे कि लास्ट में आपको वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा बता देना है। यहाँ आपको अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बता देना है और इसके बाद आपको इस तरीके से बता देना है कि अत्यधिक छोटा था बिंदु आकार का, फिर आपको बता देना है आवर्धित या फिर अत्यधिक आवर्धित। ठीक है, ऐसे हमने याद करना, ऐसे याद करा था। फिर अरे लाइनें नहीं बनानी इस बार। इसके बाद छोटा समान आकार और उसके बाद आवर्धित या बड़ा, ऐसे पढ़ा था हमने। फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमने कहा था कि एफ यानी फोकस पर है और एफ तथा सी के बीच में। फिर हमने कहा था सी यानी सी पर है, सी से दूर है। और फिर हमने कहा था कि ए डी है, तो अनंत पर है और डी से दर्पण के पीछे। यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ हमने कहा था कि सी और एफ है। ठीक है, ऐसे कहा था। तो सी यानी इसको तो हमने छोड़ दिया था, तो सी पर है और सी तथा एफ के बीच है, और एफ से मतलब एफ पर है और पी तथा एफ के बीच है। और ये दोनों हमने इन दोनों को कहा था कि आप है, अनंत पर है और पी से दूर है। तो उसी ट्रिक से रिवाइज करा जैसे हमने पहले रिवाइज करा, ताकि वो चीज़ और पुख्ता हो। ठीक है, दर्पण का सूत्र है, तो गोली दर्पण में दर्पण के ध्रुव से बिंदु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है। और इन तीनों में परस्पर संबंध निम्न दर्पण सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। सूत्र ध्यान कर लेंगे बस कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन। ठीक है, और इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, यानी m बराबर वस्तु की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। सूत्र क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 1 अपॉन लव कहा था हमने, LOVE, यहाँ बस e नहीं, तो 1 I अपॉन u इक्वल टू v अपॉन e। यदि m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है, ये ध्यान रखेंगे बात। यदि m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, है ना। अब यहाँ पढ़ेंगे बस ये हो गया अपना। अब इस पेज में पढ़ेंगे, इस पेज में हम लेंस पढ़ेंगे। और इससे पहले अपन ये थोड़ा चित्र देख रहे थे, तो गोली दर्पण पता नहीं कैसे पूछेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं, बस रीडिंग कर लेते हैं। गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, तो ये बाएं ओर की दूरी हो जाएगी, दाएं ओर की दूरी हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, बस इतना ही। ऊंचाई ऊपर की ओर। लेंस देखो, एक या अधिक गोली पृष्ठ युक्त वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग वक्रित होता है लेंस कहलाता है। नेक्स्ट है लेंस के प्रकार। उत्तल होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? वे लेंस जो बीच में मोटे होते हैं, वो किनारों ऐसे ना निकला हो, किनारों पर से पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित करते हैं, इसलिए इन लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस वो लेंस जो बीच में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं, ऐसे अंदर ऐसे और ऐसे। अंदर की तरफ पतले व किनारों पर से मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित करते हैं, अतः ये अपसारी लेंस कहलाते हैं। लेंसों का उपयोग है तो उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, फोटो कैमरा में, फिल्म प्रोजेक्टर आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के लेंस हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस। गैलीलियो की दूरदर्शी में प्रयुक्त तो दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग दृष्टि दोष निवारण में करते हैं। ठीक है, यहाँ से रखा गया था लेंस के बारे में। अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बाद अपन उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तो सब पढ़ लेंगे, उनको पता नहीं पूछे, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेंगे, एक दो वर्ड निकालेंगे ताकि हमको पता रहे, जिससे हमने पहले निकाले थे। ठीक है, कि पहले हमने ट्रिक बनाई चलेगी। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष लेंस के दोनों के वक्रता केंद्रों से होकर
जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये है मुख्य अक्ष। प्रकाशित केंद्र किसको कहते हैं? लेंस का प्रकाशित केंद्र लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात भी विचलित नहीं होती है और आपतित व निर्गत किरणें परस्पर समानांतर होती है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान होती है तो पारस्परिक तो प्रकाशित केंद्र लेंस के ठीक मध्य मुख्य अक्ष पर होता है। तो एक बात पता चली कि ये ठीक यहाँ होता है, ऐसे कुछ करे करो, है ना। एक बात ध्यान रखो, खाली एक बात, है ना, ठीक मध्य में होता है। पहले तो हमने कुछ और पढ़ा था, हालांकि ये चित्र बनाए थे हमने, ये ऐसे ध्यान रखोगे, ये पैरेलल समांतर जाती है, ये इसके लिए, मतलब चित्र बनाए थे हमने कुल मिला के। अब इन चित्रों को अगर थोड़ा सा गायब कर दो तो भी हमको कुछ तो पता चल ही रहा है। चित्रों को गायब क्यों करने, मेरे हिसाब से चित्र ही फॉलो करेंगे अपन, क्योंकि जो पहले पढ़ा था उसको चीज ज्यादा समझ में आएगी। मुख्य अक्ष ये लाइन होगी, प्रकाशित केंद्र जो है वो नहीं, हमको सिर्फ रीडिंग करनी, कुछ भी नहीं करना, चित्र देख लो, खाली ट्रिक बनाई दो। ये वाली जो ट्रिक है ना, ये इसकी है, और ये वाला जो है ना, ये लाइन, ये इसके लिए, तो इसके लिए लाइन ध्यान रखोगे, पढ़ ली हमने, और उसके लिए लाइन ध्यान रखोगे ट्रिक के तौर पे। ये इस परिभाषा से लाइन बन रही होगी तभी मैंने बनाई होगी, और इस परिभाषा से ये चित्र ध्यान रखना, पढ़ जाने। मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गति करती है। देखो समानांतर गति हो रही है ना, तो उस ये से आगे की तरफ, तो उस बिंदु ये और ये बिंदु को उत्तर लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, और अवतल लेंस की स्थिति में मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर आपतित होने की स्थिति वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समानांतर हो जाती है, तो बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। कुछ भी नहीं है, बस ये चित्र ध्यान रखिए। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित होती है या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है, और यह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है। सामान्यतः यह बिंदु की फोकस दूरी होती है, कुछ पता नहीं चला, बस इसे ध्यान रखोगे। फोकस तल क्या होता है? मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाला तल, कुछ नहीं, फोकस तल, फोकस याद है। फोकस दूरी क्या होती है? तो लेंस के प्रकाशित केंद्र, ओके, तो लेंस के प्रकाशित केंद्र व फोकस तल के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एक द्वारा प्रदर्शित करें, इसमें भी फोकस शब्द दोबारा से आएगा। अब उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब करेगा, तो उत्तर लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, जैसा पढ़ेंगे, जैसा पहले पढ़ा वैसे पढ़ेंगे। देखो यहाँ से यहाँ, तो मतलब दो एरो खींच सके, वास्तविक तल उल्टा, वास्तविक तल उल्टा, वास्तविक तल, वास्तविक तल उल्टा, मतलब सब सारी चीजें एक जैसी है। वास्तविक तल उल्टा, वास्तविक तल, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और लास्ट में वापस सीधा जाएगा। यहाँ हमने यहाँ और यहाँ पढ़ा, ये पहले पढ़ लिया, अवतल नहीं, यहाँ और यहाँ देखो, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, और यहाँ है समान आकार और आवर्तित, क्योंकि यहाँ ज्यादा लिखा और यहाँ ज्यादा लिखा। उसके बाद थोड़े थोड़े शब्द लिखे, जैसे छोटा है, अत्यधिक, आवर्तित, आवर्तित, ऐसे हमने याद करा। यहाँ एफ है, तो एक फोकस F2 पर, और F2 और F2 के बीच में यहाँ तक, मतलब हाँ ये दोनों F है और ये दोनों F है, तो ये दोनों मतलब कि हाँ समझिए, ये दोनों मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक F लिखा, तो इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में हो गया। अब इस वाले में और इस वाले में, है ना, तो ये हो गया 2F पर, ये हो गया 2F1 से दूर। अब यहाँ जाओ तो दो शब्द हैं अपने, अनंत पर और लेंस के जिस और वस्तु है, फिर हमने ध्यान रखा था यहाँ पे भी अनंत, यहाँ पे भी अनंत है, ठीक है, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे। अभी इसको कैसे ध्यान रखेंगे? F करिए, 2F से दूर है, हमने ऐसे ही पढ़ा था पहले, 2F से दूर है, 2F पर है, 2F1 पर है, F1 और 2F1 के बीच में, और F पर है, और फिर है फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र 0 के बीच। हमने बस अनंत अनंत ध्यान रखना, हाँ, इस ट्रिक के अलावा। तो ये हमने उत्तर लेंस पढ़ लिया, सबके लिए हमने अलग अलग तरीके से ट्रिक बनाई, और इस तरीके से हमने उत्तर लेंस कंप्लीट कर लिया। ये दोनों पेज पढ़ने कितना समय हो रहा है अपने पास? हाँ, लगभग 10-12 मिनट पढ़ लेते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? सबसे वस्तु की स्थिति, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। अनंत पर है तो ये कहाँ बनेगा? फोकस F1 पर, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, आभासित पर सीधा, दोनों बिल्कुल सेम है। देखो अनंत लेंस के प्रकाशित केंद्र 0 के मध्य, तो यहाँ क्या होगा? F1 तथा प्रकाशित केंद्र 0 के मध्य, छोटा, सेम है, आभासित तथा सीधा है, तो सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखो लेंस का सूत्र, तो यहाँ लेंस का सूत्र, लेंस की क्षमता, आवर्धन, संयुक्त लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता और प्रकृति में परिवर्तन, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। हमने इसको याद कैसे कर रहा था? क्या कि यहाँ सूत्र है, हाँ यहाँ का था हमने सूत्र, ये एक सारणी है, उसके बाद यहाँ नीचे सूत्र है। हाँ, एक फॉर्मेट भी हमको देखना चाहिए था यार, यहाँ तो हमने देखा ही नहीं, हमने कैसे पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, आपसे देखेंगे कि यहाँ एक सारणी है, इस तरफ सूत्र लिखे और इस तरफ एन है। एन मतलब ये जो तीनों एन बता रहा है कि ना, ये है ना, फिर बाद में आगे पढ़ा था। देखो यहाँ देखो, लेंस सूत्र के द्वारा फोकस दूरी वस्तु की, इसको सिर्फ पढ़ लेंगे, सूत्र ध्यान रखेंगे। लेंस सूत्र के द्वारा फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंधों को प्रदर्शित करता है। यह सूत्र सामान्य रूप से किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थिति में मान्य है। 1/f है बराबर 1/v माइनस 1/v। तो यहाँ f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी है, और u बराबर वस्तु की दूरी। लेंस की क्षमता है, तो लेंस की क्षमता लेंस द्वारा किरणों, इनको सब पढ़ेंगे, सूत्र को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। लेंस की क्षमता लेंस द्वारा किरणों को
को मोड़ने की क्षमता है। जो लेंस जितना अधिक किरणों को मोड़ता है उसकी फोकस दूरी उतनी कम और क्षमता उतनी अधिक होती है। ये संबंध ध्यान रखिए। अतः लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P बराबर 1/f। P यानी लेंस की क्षमता और रेटिना फोकस की दूरी। सिर्फ पढ़ना है, कोशिश नहीं करनी, याद रखना, इसे पढ़ते जाना। लेंस की क्षमता का सिर्फ पढ़ते जाना है, रिलैक्स होकर सिर्फ पढ़ते जाना है। ये नहीं सोचना प्यारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और लेंस की क्षमता, आपकी आंखों के सामने कुछ चीज आ रही है ना, तो आंख का काम है कि वो कैसे ध्यान रखेगी, वो उस चित्र को कैसे फिगर आउट करेगी। आपका काम नहीं है, आप कुछ मत करो, आपकी आंख ऑटोमेटिक करेगी, आपके कान ऑटोमेटिक सुन रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक आपके कान है तो एक्टिव है वो, अगर कान है तो एक्टिव है, आंख है तो एक्टिव है वो। आपको कुछ और इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, और इफेक्ट लगा के हम ब्लॉक करते थे। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर होता है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती, लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। सारी बातें अच्छी है, पता करना आपको। आवर्धन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। n डॉट किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और n किसको कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को। और संयुक्त लेंस की क्षमता क्या है, तो परस्पर सटे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के बीच गणित योग के बराबर होती है। इससे पढ़ लो, ठीक है। और यदि दोनों लेंस मीटर की दूरी पर हो तो उनकी संयुक्त क्षमता ज्ञात करने हेतु दोनों के बीच गणित योग में से P1 P2 घटा देते हैं। दो लेंस जो x मीटर की दूरी पर स्थित है उनकी क्षमता संयुक्त है, उनकी संयुक्त क्षमता P बराबर P1 P2 माइनस x P1 P2। यहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ लिया, अब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रीड करेंगे और जैसा कि हमेशा कर रहे हैं। यदि लेंस के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है तो लेंस की फोकस दूरी की क्षमता परिवर्तित हो जाती है एवं उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। कोई लेंस जिसका अपवर्तनांक n है उसे n अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो निम्न स्थिति उत्पन्न होती है। यदि n डिग्री मतलब n है तो लेंस की क्षमता कम और फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे कांच में 1/5 और लेंस के पानी n बराबर 1.30 में डूबने पर। यदि n बराबर n है तो अर्थात लेंस के परित समान अपवर्तनांक वाला माध्यम उत्पन्न हो जाता है तो लेंस की फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य हो जाती है। अर्थात लेंस समतल पारदर्शी कांच की तरह व्यवहार करता है, जैसे यदि कांच के लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबा दिया जाए तो लेंस समतल कांच की पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा और बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। देन n और n है अर्थात ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो। उस माध्यम में लेंस को रखने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती और उसकी क्षमता कम हो जाती। लेंस की प्रकृति भी परिवर्तन हो जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो हमने ना ट्रिक बनाई थी यहाँ की, उस ट्रिक क्या थी अपनी कि तीनों में एक ट्रिक थी, फोकस दूरी बढ़ती है, गोला नहीं बनाना है ना, फोकस दूरी बढ़ती है, यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ती है, प्रकृति में बदलाव नहीं होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है। दोनों में फोकस दूरी बढ़ती है, यहाँ बदलाव नहीं होता है और यहाँ प्रकृति बदलाव होता है ना। एक चीज सेम है दोनों में और एक चीज अलग अलग है। अब यहाँ सबसे अलग ही होगा, बीच में सबसे अलग ही होगा, क्या होगा सबसे अलग कि फोकस दूरी अनंत हो जाती है, यहाँ तो अनंत हो जाती है ना, ऊपर तो बड़ी अनंत हो जाती है बस। तो ये तीनों में हमने कॉमन देख लिया, यहाँ और यहाँ एक चीज कॉमन है, अदर चीज यहाँ पे एक अनकॉमन चीज भी है और ये वाला बीच वाला जो मतलब दो चीजें यहाँ और यहाँ दो चीजें मेंशन है और यहाँ एक चीज मेंशन है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। कांच n बराबर 1.5 के उत्तल लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। यही कारण है कि वायु 1 बराबर n का बुलबुला पानी यानी n बराबर 1.30 के अंदर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है, जबकि आकार उत्तल लेंस की भांति होता है। ओके, देन मानव सिर्फ रीड करा है, मानव ऊपर क्या ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे कुछ है और बीच में कुछ है, यही ध्यान रखना, ऊपर नीचे सेम और बीच में कुछ है, यही ध्यान रखना, ठीक है। मानव नेत्र क्या है, तो यहाँ आइरिस है, कोर्निया है, पुतली है और अभिनेत्र लेंस है, नेत्रोध है, पक्षाभी पेशियां है, रेटिना है, दक्षिण है, काचा द्रव्य है, देन काले रंग की झिल्ली है, देन रक्तपटल है, देन की बिंदु है, देन दृष्टि नाड़ी है। पीछे तो हमने ऐसे ही कुछ ट्रिक ध्यान रखे थे, पता नहीं ऐसे ही ध्यान रखा था जहाँ तक हमने। और यहाँ हमने ट्रिक बनाई थी अनप, और ये क्या था, ये क्या था, लक अनप कुछ ट्रिक बनाई थी यार, नप कप नप पता नहीं क्या था, लेकिन अनूप ध्यान रखो, अनूप खेर है ना कोई एक्टर, पहले एक्टर को पता नहीं याद नहीं आ रही, अनूप है और कप है, अनूप मान लो दूध पी रहे है ना, अनूप जो एक्टर है वो सेट पे मतलब खाना पीना करे, नाश्ता वगैरह करे, दूध पी रहे शाम का समय था, तो ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे अब कि सब रीडिंग कर रहे थे, सिंपल सा है, अच्छे से मतलब बढ़िया से लिखे हुए शब्दों में ही सब कुछ, ऐसे चित्र वगैरह और समझने वाली कुछ बात नहीं ज़्यादा, तो पढ़ेंगे आराम से। प्रकाश नेत्र के सामने की वक्रित पृष्ठ जिसे कोनिया या स्वच्छपटल कहते हैं, इसे प्रवेश करता है। तत्पश्चात ये पुतली से जो कि परितारिका में केंद्रित छिद्र होता है से गुजरता है और पुतली के आकार को पीछे नियंत्रित करती है। नेत्र लेंस इस प्रकाश को और फोकसित करके दृष्टि की तरफ विद्युत बना देता है। दृष्टिपटल तंत्रिका तंतुओं की एक पतली झिल्ली होती है जो नेत्र के पीछे की वक्रित पृष्ठ को ढके रहती है और दृष्टिपटल में शलाका और शंकु होते हैं जो क्रमशः प्रकाश की तीव्रता और वर्ण के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा दृक् तंत्रिकाओं से होकर विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक प्रेषित करते हैं जो इन सूचनाओं को
अंततः संसाधित करता है पक्षाघाती पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की आकृति, और इसलिए फोकस दूरी कुछ कुछ अपरिवर्तित की जा सकती है। उदाहरण के लिए जब पेशियां शिथिल होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर तथा अनंत दूरी के पिंड दृष्टिपटल पर स्पष्ट फोकसित होते हैं। सिर्फ रेड कर लिया ना हमने। और जब वस्तु को नेत्र के निकट लाया जाता है तो प्रतिबिंब तथा लेंस के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर वही बनाए रखने के लिए पक्षाघाती पेशियों की क्रिया द्वारा लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र के इस गुण को समंजस क्षमता कहते हैं। यदि वस्तु नेत्र के बहुत निकट है तो लेंस इतना अधिक विकृत नहीं हो पाता और कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिपटल बना सके। इसके फलस्वरूप वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है और वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु का सामान्य नेत्र लेंस स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिपटल बना देता है उसे स्पष्ट दर्शन के अल्पतम न्यूनतम तथा सामान्य नेत्र का निकट बिंदु को प्रतीक डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह दूरी आयु में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि आयु में वृद्धि के साथ पक्षाघाती पेशियां उतनी प्रभाव करने नहीं जाती। साथ ही लेंस का लचीलापन भी बढ़ जाता है और 10 वर्ष के बालक के नेत्र की निकट बिंदु जो वो 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, जबकि 60 वर्ष की आयु के पहुंचने पर यह लगभग 200 सेंटीमीटर होता है। आंख की समझ क्षमता जब मानव नेत्र से समीप हमने ट्रिक क्या करती है कि सब में संख्या ध्यान रखनी है। ये वाली संख्या हो जाएगी, या 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और या 1-2 ऊपर 1-2 पॉइंट हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखा था। आंख की समझ होता है जब मानव नेत्र से समीप स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस के पृष्ठों की वक्रता तेजी को कम कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। और नेत्र की इस फोकस दूरी को कम करने की क्षमता नेत्र की समझ क्षमता कहलाती है। दृष्टि दोष है मानव नेत्र द्वारा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, यह स्थिति दृष्टि दोष कहलाती है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया जब नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी यानी लर है ना, लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी में वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति दूर से वस्तु को इस वस्तु को नहीं देख पाता। इसे दूर करने हेतु नेत्र और वस्तु के मध्य कोई ऐसा आउटर लेंस प्रविष्ट किया जाए जिसके अपसारी प्रभाव के कारण प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर सही फोकस हो जाए। ठीक है, दूर दृष्टि दोष से इसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, इसको मायोपिया, इसको हाइपर थोड़ा सा उससे आगे ऐसा समझो। इसमें व्यक्ति निकट यानी 2.5 सेंटीमीटर वस्तु को इस पर नहीं देख पाता क्योंकि नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। इसको क्या ध्यान रखिए, इसको लर और इसको नेत्र लेंस और रेटिना, लर और रेटिना के मध्य फोकस नेत्र लेंस, ये भी तो लर ही है, ये भी लर है, ये भी लेंस और रेटिना के मध्य, ये भी लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी। उपचार इसे प्रकारित करने के लिए अभिसारी यानी उत्तर लेंस की आवश्यकता होती है। जरा दृष्टि दोष का जरा व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण नेत्र लेंस की लोपशीलता कम हो जाती है, जिस कारण न तो पास की व न ही दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाते। बस खत्म करेंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उपचार क्या है, इस दोष के निवारण हेतु द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं और अबिंदुता या दृष्टि विषम में इसमें व्यक्ति एक निश्चित बिंदु पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता और इसमें क्षैतिज रेखा को देखने पर ऊर्ध्वाधर रेखा अस्पष्ट हो जाती है। और उपचार है, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णांतरता दृष्टि दोष या मनुष्य की आंख में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण उत्पन्न होता है और इन सेलों की कमी के कारण मानव नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होता है और यह दोष जन्मजात होना है और यह दोष 0.5% स्त्रियों में तथा 4% मनुष्यों में पाता है। ठीक है, तो ये था सेकंड सेशन जिसमें हमने चीज़ों को सारणियों को याद करने की कोशिश करी और बाकी चीज़ों को अटेंटिवली होकर पढ़ने की कोशिश करी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। तो अब अपन अगला सेशन लेते हैं। ठीक है, तो हमको है ना, अब चलो बढ़िया है, ये यहाँ तक पढ़ना है। चलो इसमें हमको कुछ समझने की जरूरत नहीं ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, रीडिंग से, हाँ रीडिंग करना है पटान से, तो पटान से रीड करते हैं। क्या है कोशिका। ठीक है, तो कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचना को प्रदान करती होती है। इसमें प्रायः स्वतःजनक क्षमता होती है। कोशिकाएं ही जीव के शरीर का निर्माण करती है। कुछ जीवाणु के शरीर केवल एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं, जबकि कुछ जीव एक से अधिक कोशिकाओं को बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है। अधिकतम कोशिकाएं गोलाकार होती है परंतु बहुभुजी, घनाकार, स्तंभाकार, उभयाकार, लंबी तथा शाखित हो सकती है। कोशिकाएं कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नोट क्या है, कोशिकाओं की खोज ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यानी अपने वो कौन सा वो होता ना पुरंदर की संधि, उसको समझ। नेक्स्ट है कि ल्यूवन होक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन करा था। देन सबसे बड़ी पादप कोशिका कोलोपी टेक्सिफोरिया जलीय शैवाल में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुकांड है। मानव में सबसे छोटी पुरुष कोशिका है शुक्राणु और मानव में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका और मानव में सबसे बड़ी महिलाओं में कोशिका अंडाणु। कौन सी कोशिका, तो अंडाणु। कोशिका का सिद्धांत क्या, प्रत्येक जीव की प्रत्येक कोशिका होती है तथा शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। M.J. स्लाइडे व थियोडोर श्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया ये कोशिका। अपवाद है विषाणु। इसके अपवाद क्या है, विषाणु है
और वायरोइड है, पियोन है तथा लाल रुद्र कणिका। ये शायद बहुत सारी कोशिकाओं से नहीं मिलकर बनी होगी, तो ये बाद में आना। कोशिकाओं के प्रकार है, तो एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका याद है, तो प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है अनुपस्थित। यहाँ ट्रिक से पढ़ा था हमने, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक को देखें, क्योंकि ये भी तो हमने लिख रखा है, ये भी तो रिविजन के अंदर हमने कहा लिखा हो सब पढ़ेंगे, तो हमने ट्रिक लिखे को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एम है, फिर ए है, के है, एक एम बी, एक एम बी बची खाली, तो एम बी हो रही है ना। तो अपने हो जाएगा, अपने यहाँ से ध्यान रखा था माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बी से अपने बैक्टीरिया और बैक्टीरिया वगैरह हो जाएगा। ए से यहाँ हमने देखा था सब अनुपस्थित उपस्थित 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 ऐसे हो गया, तो फिर हमको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा था कि अब यहाँ से ध्यान रखें कि काज है ना, काज और काज है ना, काज है और हरल। काज है ना, सरल है, पता नहीं पहले क्या ट्रिक बनाई थी, ऐसी कुछ थी, लेकिन काज हरल अब और सरल बना दी हमने। काज हरल ऐसे करके इन अनुपस्थित में ये पढ़ेंगे। ट्रिक तो हमको इन सब की बनानी थी, लेकिन बीच में हमको मतलब ट्रिक इन सब की बनानी थी, लेकिन कुछ इशू के कारण हमको इधर जाना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर एम से माइटोकॉन्ड्रिया है, बी से बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा, है ना। और इधर आ जाएगा केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित अम्लों से निर्मित सभी में उपस्थित। इधर बैक्टीरिया के सामने है जंतु कोशिकाएं व कवक, और फिर इसके अलावा है बीच में क्या क्या है, तो बीच में है अपने केंद्रक, बीच में अपना अनुपस्थित है। ए का मतलब क्या, अनुपस्थित। तो एक है केंद्रिका है, फिर है अपने झिल्लीयुक्त कोशिकाएं, फिर अपने हिस्टोन प्रोटीन है, फिर अपने राजधानियां हैं, फिर अपने लैंगिक जनन है, ठीक है। काज हरल में क्या क्या है, तो केंद्रिका है, का जो ज से झिल्ली केंद्रिका है, देन जैसे झिल्ली काज, और हर से हिस्टोन तरह प्रोटीन है, र से राजधानी और ल से लैंगिक जनन है, ठीक है। ये सब पढ़ लिया हमने, तो अपनी ट्रिक कंप्लीट हो गई। अब ट्रिक के अलावा जो कुछ भी बातें बच गई उसको पढ़ रहे हैं। पादप कोशिका यहाँ रिकेरेटिशाई है, और ये 1705 प्रकार है, और ये 555 705 और 805 प्रकार है, और इसका आकार 0.1 होता है और 5 होता है, यहाँ 5 होता है 20, 1 और 5 और 5 और 20 ध्यान रखोगे। और ये जो होते हैं वो कम व अगुणित होती है, ये अधिक व गुणित होती है। ये जो है वो असूत्री होती है। अच्छा, ऐसे तो हो गया, मतलब मैं आ गया, तो ठीक। तो ट्रिक पढ़ लियो, ट्रिक के अलावा जो भी शब्द बचे वो भी पढ़ लिया हमने। तो ये असूत्री हो जाएगा और ये समसूत्री हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक पढ़ ली और ट्रिक के अलावा जो बच जाता है उसको पढ़ लिया। अब देखेंगे यहाँ, तो कोशिका की संरचना है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है। जैसे पढ़ेंगे, जैसे पहले पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ो। सर्वप्रथम केलिकल ने यानी 1880 में केलिकल ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज की थी, लेकिन अल्टमान द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अतः इसे हमने कहा था माँ है, बेटा है, बेटी है, 80 साल की माँ है, माई है, मतलब है ना, काली है, ऐसे तो नहीं कहा था बाई है, माई है, फिर ऐसे कैसे करके पढ़ा था हमने। तो देखेंगे अपने, सर्वप्रथम केलिकल ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन अल्टमान द्वारा इसका वर्णन किया गया था। अतः इसे भी माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता माना जाता है, और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा, जबकि बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किया। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी जंतुओं पादप जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 मोटी व वसा व प्रोटीन द्वारा निर्मित बाहरी तथा बाहरी एवं भीतरी दो झिल्लियों द्वारा घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली बहुत सी उंगलियों जैसी संरचना वाली होती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हल्का हल्का ट्रिक तो नहीं बनाई थी, लेकिन हमने कहा था कि माँ है, 80 साल की बाई है ना। तो यही ट्रिक करते हैं कि माँ है, 80 है, बाई है ना। तो माँ है, आप उसको बाई भी कहते हो, 80 साल की ऐसे ऐसे करके पढ़ा था। फिर हमने 60 वगैरह ध्यान रख लिया था, ऐसे कुछ हल्का हल्का ध्यान रख, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वैसे ध्यान रखिए। कोशिका सर्जन जो पहले पढ़ा था, यहाँ हमने कहा था कि न आ जाएगा, 55 आ जाएगा, फिर 1 2 और बच जाएगा, ऐसे कहा था। ये देखो, ये न है नहीं, 55 है नहीं, 1 2 और कुछ बच जाएगा, ऐसे करके आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ देखो, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। यहाँ भी पढ़ना है हमको, ये और फिर यहाँ तक पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। कोशिका निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करता है, और जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, केंद्रिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के। तो यहाँ प्लाज्मा झिल्ली है, तो कोशिका के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली या द्रव्य कला कोशिका का आवरण पाया जाता है, और ये झिल्ली अर्धपारगमी है, ये विविध पारगमी झिल्ली पाई जाती है। देन नागेली तथा क्लेयर ने 5 में कोशिका के बाहर उपस्थित झिल्ली को कोशिका कला का, और पर जंतु कोशिकाओं में ये सबसे बाहरी आवरण पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाया जाता है। ये पढ़ा। अब यहाँ और यहाँ पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ा था हमने, यहाँ और यहाँ। तो कोशिका भित्ति यहाँ में कुछ भी नहीं, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि नहीं, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। और यहाँ ये कोशिका की सबसे बड़ी और बाहरी परत होती है, और यह मोटी, मजबूत, छिद्रयुक्त तथा निर्जीव होती है। कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति को प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सन्नी भित्तियों के स्राव फलस्वरूप बनती है। कोशिका भित्ति पहली कोमल
और लोज ज़्यादातर पारगम होती, यह केवल सेल्यूलोज की बनी थी और लेकिन कवक वशिष्ठ में काइटिन की बनी होती। सिर्फ पढ़ना। अब यहाँ जो हमने कहा था कि यहाँ हमको है कैसे ध्यान रखे हैं, सेल्यूलोज यीस्ट, इन दो शब्दों से ध्यान रखा था हमने, एस और वाई से। अब जीरो में हमने ध्यान रखा था कि यहाँ दोनों में कुछ है, क्या है पता है, दोनों में आंकड़े हैं और दोनों में कुछ शब्द आ रहे हैं शायद, नहीं यहाँ हाँ दोनों में आंकड़े हैं और यहाँ एक लाइन की तरफ ध्यान रखा था। तो पढ़ लेते हैं। कोशिका के अंदर की संपूर्ण ट्रिक थोड़ी सी रिवाइंड करेंगे ताकि चीजें उसी तरीके से आता है और थोरोली रिविजन तो करें नहीं। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीवद्रव्य कहा जाता है। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य में संपन्न होती है, अतः जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 40 में और मोहन ने 46 में इस प्रकार का नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। और जीवद्रव्य के भौतिक गुण और ये रंगीन अर्धपारगम में अर्ध तरल पदार्थ होते हैं, इसमें 60 to 80% जल पाए जाते हैं, जिसमें कार्बनिक तथा पदार्थ घुले होते हैं। ये पदार्थ आयन या अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुण को क्रिस्टल गुण कहते हैं। अब यहाँ देखें जीवद्रव्य रासायनिक गुण है, तो ये देखो संख्या हमने जो पढ़ा था वो क्या है, 60 80 है और 62 है और 20 और मिला लिए और यहाँ हमने पी और एम ध्यान रखा था, पीएम ऐसे ही कुछ ध्यान रखा था, ठीक है। तो जीवद्रव्य रासायनिक गुण है, तो जीवद्रव्य एक जटिल मिश्रण है जिसमें लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य जो 62 20 10 और 8 के अनुपात में पाए जाते हैं। शेष में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, फॉस्फेट इत्यादि पदार्थ भी शुद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ और याद रखेंगे तो रासायनिक यहाँ हमने क्या किसी ध्यान रखा था, इन पॉइंट्स को ध्यान रखा था हमने, निष्क्रिय, सक्रिय और फिर 1-2 पॉइंट होते हैं और ये तो हमने इसी ट्रिक बनाई थी। अब इनको पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली लिपिड्स की बनी होती है तथा लिपिड्स और फॉस्फोक्सीरोइड घटक के बने थे। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन तथा लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। पारगम्यता क्या होती है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति अलग पारगम्य तथा विभिन्न पारगम्य होती है। समझ तो है ना अपने पास। तो 10 मिनट हो गए, पढ़ लेंगे हमारे बच्चे पर आसानी से, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति अधिक पारगम्य तो विविध पारगम्य होती है। ये कुछ विशेष आकार तक के अणुओं को ही अपने अंदर आर पार होने देती है। निष्क्रिय अभिगमन है। इस प्रकार के अभिगमन में बिना ऊर्जा खर्च किए कुछ आयन पानी को अणु आसानी से कोशिका झिल्ली से होकर अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। सक्रिय विधिगमन है। इस प्रकार के दिगमन में ऊर्जा का व्यय जाता है। और पिनोरनाइटोसिस अथवा कोशिका पाचन, कोशिका द्वारा तरल पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पिनोरनाइटोसिस कहलाती है। परासरण, विसरण, प्रोटीन, डीएनए एप्लीकेशन। अब क्या एप्लीकेशन अभी आ रहे थे। तो ये दोनों कोशिका इसमें कैसे ध्यान रखा था कि कोशिका ऋतिका कला है, ऋतिका रस है और एंथोसाइनिन है। ऐसे ही 2-3 शब्दों को ध्यान रखा था हमें। पढ़ते हैं पूरा, ऐसे करके हमने 2-3 शब्दों को रखा था, पूरा पढ़ते हैं। तो ये तरंग कोशिकाओं में आकार में छोटी व संख्या में अधिक पाई जाती है, जबकि परिपक्व कोशिकाओं में आकार बड़ा व संख्या में कम पाई जाती है। और ऋतिकाओं के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसे होनोप्लास्ट अथवा ऋतिका कला कहा जाता है। ऋतिका अंदर भरे तरल को ऋतिका रस कहा जाता है। पुष्पों तथा फलों आदि की ऋतिकाओं में एंथ्रोसाइनिन आदि की ऋतिकाओं में क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है, जो इनको विभिन्न रंग, नीला, बैंगनी, लाल, गुलाबी आदि प्रदान करने का काम करते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बढ़िया। अब यहाँ जाओ रीडिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ और यहाँ भी हमको रीडिंग करना है फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ हमने कैसे पढ़ा था, यहाँ और यहाँ पढ़ा था, तो ठीक वैसे ही पढ़ेंगे अपन इस बार भी कि यहाँ पढ़ा है और यहाँ पढ़ा है। तो यहाँ तो हमने गोला बना रखा है और यहाँ हमने RNA और वो 2 बातें कही थी, यहाँ हमने बहुत सारी बातें कही थी। समझ गया। यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर और फिर सामने की तरफ ऐसे पढ़ना था हमको, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे जिसे हमने पढ़ा था। पहले राइबोसोम पढ़ेंगे। देखो राइबोसोम में खाली RNA ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ नीचे अपने को डी, ध्रुवी और डी ने यहाँ पे समीर ने हवा चल रही है, ऐसे ध्रुव ऐसे करके याद रखा था। तो ऐसे याद रखिए 3 शब्द है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इस वाले को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन और फिर यहाँ वाला पोर्शन राइबोसोम पढ़ेंगे। तो इसकी खोज सर्वप्रथम पेलेड ने 5 में करी और ये सबसे छोटा कोशिकाओं होता है। ये प्रोटीन RNA का बनाता है। कोशिका का इंजन, प्रोटीन का कारखाना। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम आकार में बड़ा होता है और इसका अवसादन गुणांक 80s होता है। प्रोटोटिक राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 70s होता है। और लाइसोपस है, इन्हें लेन का है और लाइसोपस की खोज डी दुए ने करी थी। इन्हें कोशिका की आत्मगति क्रिया कहते हैं। हाँ, हमने कहा था कि 2-3 और बातें यहाँ आत्मगति क्रिया कहते हैं और इनको कोशिका के पाचन के केंद्र, यहाँ पे भी हमने कहा था कुछ ऊपर है कुछ नीचे, बीच में ऐसे करके कहा था ना। और इनको कोशिका के पाचन के केंद्र कहते हैं क्योंकि इनका मुख्य कार्य अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इनमें भू रुतापा यदि इनकी खोज है ने की थी तथा लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्कीमा ने किया था और लवक केवल पापों में पाया, ठीक है। अब ऊपर पढ़ेंगे। ऊपर हमने कहा था कि कुछ शब्द अपने हाईलाइट कर वो पढ़े और इसके अलावा कुछ शब्द और फिर चिकनी है और खुरदरी सकते। तो नीचे से ऊपर मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे। तो जीवद्रव्य है, देन सहायता है, देन नियंत्रण है, देन केंद्र के देन कैसे पढ़ाता है, ग्लाइकोजन संदर्भ, कुछ 2-2 बार पढ़ी थी। अंतर्देवी यहाँ हमने कहा था हमको यांत्रिक क्या दिखे हमको। तो यहाँ पहले दिखा था, फिर यांत्रिक दिखा था और फिर एक प्रकाश संश्लेषण दिखा था। ये 4 शब्द दिखे थे हमको। इसके अलावा हमने हाईलाइट करा। तो पहले ये पढ़ा, मतलब अब तो पूरे पढ़ेंगे।
कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, खुद अंतर्द्रव्य जालिका इनकी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है और यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अब बाकी बताते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका जीवरोधी जंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरे से संबंधित रखने में मदद करती है और कोशिका के अनुवंशिक पदार्थों के अधिग्रहण में सहायता करती है। प्रदर्भ यंत्रों बाहर जाने पर नियंत्रण करती है। यह केंद्रक आवरण के निर्माण में भी सहायता करती है। देन अंतर्द्रव्य जालिका ग्लाइकोजन संघनन में सहायता करती है। बस अब इसके ऊपर तो सपाट वो हमने कहा था सपाट और चिकनी, चिकनी और खुरदरी, इसमें कुछ शायद बस यही कहते हैं चिकनी और खुरदरी। पढ़ते हैं क्या है, देखिए राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, सपाट और अपने कलिकामय है। इसको चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम, हाँ दो चीजें हैं, दो चीजों पर दो चीजें नीचे। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं जबकि प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। इसकी बाहरी सतह चिकनी सतह ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती। दोनों ही चीजें यहाँ पॉजिटिव नहीं है, अनुपस्थित और भाग नहीं होती। यहाँ है कि राइबोसोम की उपस्थिति है और प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं, ठीक है ऐसा करना। अब यहाँ से तो यहाँ नीचे पढ़ लिया, ऊपर पढ़ लिया, अब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ हमको बैक टू बैक पढ़ना। हाँ मतलब यहाँ पढ़ना है, फिर छोटा छोटा यहाँ पढ़ना है, तो एक ही ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पढ़ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे शब्द एक जैसे लगभग बड़े बड़े से शब्द है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोपास की संज्ञा दी जाती है और कोशिका को में गोल्जी का सबसे बड़ा कोशिका की और एक का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दो चारों कटी जाती है। गोल्जी को ट्रिपोली की संज्ञा दी जाती है और ऑक्सीसोम को माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और नीले हरे चावल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ कुछ खाते था। यहाँ तक कि हमारे ना अंग्रेजी के शब्द ध्यान रखते हैं, ऐसा शायद हिंदी अंग्रेजी तीनों शब्द हैं, ये गणित है, ये हिंदी है, ये अंग्रेजी, ऐसा करके तीनों शब्द ध्यान रखते हैं। तो किसने सर्वप्रथम 98 में मेगिलो गोल्जी की खोज की थी। गोल्जी का प्रभावी कोशिका में अधिक पाए जाते हैं तो कुछ नहीं। और CO2 क्या होते हैं, ऑक्सीजन, ये इसका निर्माण होता है और DNA सेंट्रोम में DNA पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें DNA पाया जाता है। तो ये हमारे 1 2 3 ही तीनों बातें होगी। अब इसको पूरा करना पड़ेगा जो भी बच गया। तो गोल्जी की खोज सर्वप्रथम इन्होंने करी थी। गोल्जी की लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है कि नीले हरे शैवाल जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं मिलते हैं। पौधे कोशिका को डिक्टियोसोम कहा जाता है। एक मिनट कितना है पीछे भी है, अच्छा खासा समय हमारे पास भी है, ठीक है समय। कोशिका की गुहाओं में एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं और गोल्जी और विभिन्न पदार्थों का स्रावन करना गोल्जिका का मुख्य कार्य है। और शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण साइकोटों और जंतुओं में गोल्जिका द्वारा इन हार्मोनों का स्रावन भी होता है तथा ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका के निर्माण में साइकोटोजन लाइसोसोम एवं पर ऑक्सीसोम के निर्माण में मदद करती है। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बस। अब ऊपर नीचे तो यहाँ हमको मतलब एक ही मान के चलेंगे, सारणी है और कुछ एक दो शब्द था आर वगैरह लिखा हुआ, ठीक है गणित। तो यहाँ पढ़ो, सारणी पढ़ी थी, प्रोटीन है, फॉस्फेट है, RNA DNA तो 60 है, 25 है, 5 कुल मिला के 5 आ रहा था, ऐसा कुछ देखा था हमने। फिर ऊपर चलते मतलब इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सारणी और मैट्रिक्स में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर उसका देता है क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है और इसका निर्माण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व कार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होती है। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण में O2H2 भी बनते हैं। तो पढ़ लिया, अब नीचे बस रीडिंग करनी थी ना। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज KR पोर्टर ने सन 45 में करी थी, है ना। और केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है और ये स्तनधारियों के आरबी को छोड़कर सामान्यतः सभी कोशिकाओं पाई जाती है। जीवाणु में नीले हरे शौलों में अभाव होता है और ये लाइसो प्रोटीन की दोहरी झिल्ली से बनी होती है, ठीक है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पढ़ा था, यहाँ नीचे पढ़ा था, यहाँ ऊपर पढ़ा था और यहाँ मतलब एक ओवरऑल रीडिंग लेनी थी, ठीक है। अब यहाँ फटाफट क्या मतलब देखो, हमने यहाँ के साथ पढ़ा था DNA देखो ये पेज ऐसे ही याद होने वाले हैं नहीं, तो हमने ना चीज़ों को बांध के याद करने की कोशिश की। यहाँ DNA है, DNA RNA वगैरह बताएंगे। फिर यहाँ अपने को यही अपने छोटे छोटे 4 पॉइंट बताने, छोटे छोटे से 4 पॉइंट बताने, बीच वाले 2 बताएंगे, फिर ऊपर वाले 2 बताएंगे, ऐसे करके हमने याद करा था। यहाँ भी ऊपर नीचे कुछ यहाँ ट्रिक्स है, ऐसे करके हमने याद करा। तो यही पढ़ेंगे सबसे पहले। तो DNA तो DNA में क्या था, DPX ट्रिक थे। तो डी से अपने वो द्विकुंडली होते हैं। P से अपने देखो द्विकुंडली द्रव्यमान होता है और द्विकुंडली मॉडल अब वास्तव में क्लिक में दिया था। और P से अपने पॉलीक्यूलाइट है और X से अपने क्या है, एक्स रे विवर्तन द्वारा विकल्सन तथा पिकले ने इसका निर्माण किया था। और R से क्या है, R से तो बहुत सिंपल है, जो mRNA और संदेश वाहक होता है इसका निर्माण केंद्रक में होता है तथा ये राइबोसोम। यहाँ हमने ऐसे ध्यान रखा था, संदेश वाहक स्थानांतरण राइबोसोम, मतलब सर से ध्यान रखो। अब सर कर लो थोड़ा सा, अब नहीं, अब ऐसे ही ध्यान रखो। इसका निर्माण केंद्रक में होता है तथा ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन भाग देता है। इसका निर्माण केंद्रक में होता है, ये अमीनो अम्ल को कोशिका द्वारा प्रोटीन निर्माण स्थल पर स्थानांतरित कर देता है और इसका निर्माण केंद्रक होता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। अब DNA में डिटेल से पढ़ते हैं जो भी है कि DNA द्विकुंडली होता है। DNA का निर्माण मतलब जो बच गया 2 नाइट्रोजन क्षारों के मध्य अंतराल 3.A होता है। समस्त जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। आनुवंशिक सूचना प्रवाह का केंद्र हाँ, इसके अलावा इस DNA में ट्रिक के अलावा हमने देखा था, ट्रिक के अलावा वो हिंदी अंग्रेजी गणित ध्यान रखना। तो एक सेंट्रल डायग्नोमा थ्योरी ध्यान रखनी है और एक 60 ध्यान रखना है, हाँ इतना ध्यान रखना होगा। फिर अपने हैं कि कुछ बस
तो यहाँ हमने क्या पढ़ा पता है, यहाँ डीएनए ट्रिक पढ़ी और ट्रिक के अलावा जो कुछ भी बातें बच जाती है, ट्रिक के अलावा 2 ट्रिक के अलावा ट्रिक पढ़ी, या फिर ऐसे कहते हो ट्रिक पढ़ी ट्रिक के अलावा पढ़ा, और आरएनए हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब ऊपर नीचे क्या है, तो ऊपर नीचे यहाँ ट्रिक बनी हुई है और यहाँ ट्रिक हमने बनाई हुई है, यहाँ ट्रिक और यहाँ बनाई है, मतलब अल्फाबेट लिखे हुए ना पहले से, ऐसे करके हमने याद करा था, है ना। तो फटाफट से करते हैं कि ये जो है न्यूक्लिक, पहले क्या है कि फॉस्फेट है, शर्करा है और नाइट्रेट है, फसन है, फसन, फिर यूरिन है, तो एसिडिन है, ऐसे एसिडिन है जैसे ग्वालिन है, डिस्थाइमिन है, और साइटोसिन है, और साइटोसिन है, पिरामिडिन है, ठीक है, पढ़ लिया हमने। तो क्या अलावा क्या है, तो न्यूक्लियस अम्ल सर्वप्रथम मवाद कोशिकाओं में एक मिश्र द्वारा खोजे गए हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। कितना समय है बस 3 मिनट है, फटाफट से पढ़ेंगे। अब यहाँ पहले ट्रिक अपने, अब फटाफट क्योंकि अपने पास समय कम है तो रीड कर लेते हैं ना। तो यहाँ से करेंगे, इसमें थायमिन के स्थान पर यूरिन नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, डीएनए में और प्यूरिन है, पिरिमिडीन क्षार, जबकि आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडीन की मात्रा बराबर नहीं होती, क्योंकि यह एकल कुंडली है। देश का पहला डीएनए बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश में, भारत का मानव दूध बैंक है, एम्स नई दिल्ली में। अब इसको रीड करते हैं। यहाँ पढ़ा था हमने, तो यहाँ हमने एक चीज़ ध्यान रखी थी, ये डीएनए, आरएनए और एमजी वगैरह। तो इसमें पर्ण क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसमें डीएनए, आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पर्ण हरित पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक का रंग हरा होता है। इसमें हरित लवक को अर्ध स्वायत्त शरीर कोशिकांग कहते हैं। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, इसकी उत्पत्ति कोशिकाओं में जीवाणु के प्रयोग से मानी जाती है। इसके अलावा ट्रिक के अलावा देखो, ट्रिक यहाँ एमजी और ट्रिक यहाँ डीएनए, आरएनए। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 38 में की थी। इसे कोशिका मुख्य कोशिका कहते हैं। यह कोशिका का प्रबंधक नियंत्रक है, जंतुओं में सबसे बड़ा कोशिका है। केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्र का अनुजीवी में महत्वपूर्ण स्थान। अब ऊपर नीचे हमने कहा था लाइन, क्योंकि ये लाइन में बनी हुई, और यहाँ कहा था हमने कि कुछ मतलब पेड़ पौधे था, हाँ पेड़ पौधे, क्योंकि कहा था ना कि फलों पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं, भूमिगत जल, बीज, मतलब पेड़ पौधा कहा था। इसको पढ़ो। आनुवंशिक क्रम क्या है, केंद्र का आता है, गुणसूत्र से जीन आता है, फिर डीएनए आता है, फिर आना है, प्रोटीन आता है, एंजाइम आता है, जीव आता है। इसके अलावा जो कुछ बच गया, केंद्र कला बच गया, केंद्र द्रव बच गया, केंद्र का बच गया, क्रोमेटो धागे बच गया, ये तो 23 जोड़े हैं गुणसूत्र छोड़। केंद्र कला है, केंद्र के चारों घिरी धोरी झिल्ली, समय है क्या अपने पास, हाँ। तो केंद्र कला जो है वो केंद्र के चारों ओर घिरी एवं धोरी झिल्ली की बनी होती है। केंद्र झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्र द्रव्य अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसमें जल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। केंद्र का आरएनए के संश्लेषण व कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह न्यूक्लिक अम्ल तथा स्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बस अब यहाँ देखो, तो पेड़ वाली बात पहले देख लो, है ना, कि ठीक है। तो जो है ना प्रोटीन पेड़ वाली बात, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्टोसिस भूमिगत तना, बीज, जड़ में पाया जाता है, और वर्णिक लवण है जो फलों पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं। बस इसके अलावा जो कुछ भी वजह उसको रीड कर लो। अवर्णिक लवक है, इनका मुख्य कार्य खाद्य संग्रहण करना होता है। हरित लवक है, यह पत्तियों में पाया जाता है तथा इसे पादप का रसविगर कहते हैं। और एल्यूलोप्लास्ट है, प्रोटीन का संग्रहण। देन अरे हमने कहा था कि कुछ ए जैसे शब्द है, उसके बाद जो ट्रिक बनाई थी वो थी अपने पेड़ से जुड़ी। तो पहले तो ए वाले को पढ़ो, क्योंकि ये ट्रिक पहली थी, उसके बाद जो बच गया उसके लिए ट्रिक थी पेड़ वाली। तो पहले ये पढ़ेंगे अपन मतलब कठिन शब्द कहा था हमने। एल्यूप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण, एल्यूप्लोस्ट ये ट्रिक बना रखी है। स्टार्च का संग्रहण और एल्यूप्लास्ट करके भाषा का संग्रहण। इसके अलावा पेड़ है। आप सबको 7 मिनट कर ले, पेड़ वाला पढ़ लिया, सबको 7 मिनट कर ले। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अलवणी, इनका मुख्य कार्य खाद्य संग्रहण करना होता है। अवर्णी लवक और वर्णी लवक होते हैं, ये फलों को रंग प्रदान करते हैं। हरित लवक जो होते हैं वो पत्तियों में पाया जाता था, इसे पादप रसविगर कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट के भूमिगत तना, बीज, जड़ में पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रिक के अलावा जो कुछ भी बचा, मतलब पेड़ से जुड़ी हुई बातें थी बची हुई बातों में, तो ये हमने पढ़ा। ये था पूरा सेशन जिसमें हमने 2 पेज को अच्छे से पढ़ा, समझने की कोशिश करी, चीज़ों को वैसे ही रिवर्स करने की कोशिश करी जैसे हमने पहले रिवर्स करा था। 2-3 बार और पढ़ेंगे, तो 2-3 बार और पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा 10 बार 20 बार पढ़ने के बाद कि चीज़ें टिप्स याद हो जाएगी। मिलते हैं इसी से अगले सेशन, तब के लिए।